हेलो, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज का अपना जो टॉपिक होने वाला है, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया भी था कि अब हम एक न्यूमेरिकल की सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें चैप्टर वाइज आपको कम से कम हर चैप्टर में जिसमें ज्यादा न्यूमेरिकल है उसके पार्ट 2 दिए जाएंगे आपको, और जिसमें समथिंग 20 न्यूमेरिकल है उसका हम एक पार्ट आपको देंगे, है ना। जिसमें 50 या 50 प्लस न्यूमेरिकल है उसके आपको 2 पार्ट दिए जाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, है ना। तो आज अपना जो चैप्टर लिया गया है वो चैप्टर 6 तक तो हमने आपको सॉल्व करा दिया था पूरा पूरा, है ना। अब चैप्टर 7 से लिया, एक्चुअल में ये 3rd यूनिट का पहला चैप्टर है ना, मैग्नेटिज्म का। तो चैप्टर 7 और चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, है ना, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये बुक जो हमने ले रखी वो स्टैंडर्ड बुक है, जिसका नाम है, मतलब या कह ले जिस प्रकाशन से है वो कुमार मित्तल, है ना। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि सभी बच्चों के पास में भी अलग अलग प्रकाशन की बुक होंगी, तो जो न्यूमेरिकल कराए जाएंगे वो ये ढूंढेंगे कि फिर है कहाँ वो, है ना। तो ये इसका हमने पार्ट 1 लिया है, और याद रहे हम सभी के सिर्फ न्यूमेरिकल ही सॉल्व करने वाले हैं, है ना। क्योंकि बोर्ड तक हम चाहते हैं आपको एक अच्छा सा मैसेज मिले जिससे आप अपनी तैयारी को और इनहेंस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला काम, आज की क्लास के फार्मूले नोट कर लिए जाए ताकि जब न्यूमेरिकल लगाया जाए तो कोई दिक्कत ना हो और इसी के साथ आपका रिवीजन भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आपने इसका बेसिक फार्मूला सुन रखा होगा, बायो-सेवर्ट लॉ, है ना, बायो-सेवर्ट नियम। तो बायो-सेवर्ट नियम के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, तो यहाँ पे सूत्र, है ना। तो बायो-सेवर्ट के लिए आपको सूत्र अगर सही से याद हो तो डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अगर आपको सही सही याद हो तो एक्चुअल में जो बी प्रॉपर्टी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। अच्छा, सदिश राशियों में एक चीज याद रखनी पड़ती है कि हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी चाहिए होती है। तो पीछे जब हमने पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था तो वहां तो दिशा सिंपली हो गई थी कि धनावेश के कारण बाहर रहेगी और ऋणावेश के कारण अंदर रहेगी। तो चुंबक में इस चीज को कैसे लगाते हैं? तो चुंबक में डायरेक्शन फाइंड करने का मैग्नेटिक फील्ड का कुछ रूल होते हैं। तो एक स्टैंडर्ड रूल आपको बता देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड निकालने का रूल होता है राइट हैंड का रूल नंबर 1, है ना, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। ये नियम ये कहता है कि अंगुलियों को उस पॉइंट की तरफ रख लीजिए जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करनी है, और अंगूठे को उस पॉइंट में रख लीजिए जहां पर करंट फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन है। तो ये वाला सरफेस हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाता है। फॉर एग्जांपल एक आपको हम डायग्राम करा भी देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये वायर लिया और इसमें ये करंट लिया और आपसे कह दिया कि बताओ पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, या आपसे पूछ लिया कि पॉइंट पी डैश पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। तो इस चीज को कैसे लिखते हैं? तो ध्यान से देखेंगे, अंगूठे को रखना है धारा की दिशा में, अंगुलियों को उधर फैलाना होता है जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, तो P उधर है, इसका मतलब अंगुलियां ऐसे फैलाई जाएंगी, पर अंगूठे को रखना है धारा की दिशा में। क्या इस समय धारा की दिशा में? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, पर ध्यान से देखो तो अब जरूर है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गया? अंदर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड को याद रखना हम लोग क्रॉस से लिखेंगे। काहे से लिखेंगे? क्रॉस, यानी ये वाला सिंबल मैग्नेटिक फील्ड अंदर होने को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सेम अब पॉइंट पी डैश के लिए बात कर लेते हैं। पी डैश के लिए जब हम बात करेंगे तो पॉइंट उधर हो गया, इसका मतलब उंगलियां उधर रखनी है, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में ऐसे। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गया? बाहर। अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर को डिनोट करने के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। यानी ऐसे से डॉट अगर कहीं पर आपको लगाया जाए मैग्नेटिक फील्ड में, इसका मतलब होता है लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर। तो उम्मीद करते हैं ये लॉ बहुत सिंपल है, आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बायो-सेवर्ट लॉ, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 10 टू पावर -7। मे बी आपको जब ये कराया गया होगा डेरिवेशन तो लिखवाया गया होगा 10 टू पावर -7 आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया। एक बहुत अच्छा फार्मूला है परिमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, है। वो फार्मूला क्या कहता है? उसके लिए जब मैग्नेटिक फील्ड लिखी जाती है तो क्या लिखी जाती है? म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर, और ब्रैकेट में लिखा जाता है साइन फाई 1
प्लस साइन फाई टू, ये फार्मूला है और इसको अच्छे से याद रखिएगा, है ना। ये परिमित लंबाई के लिए सूत्र है, इसका प्रूफ भी डेरिवेशन पेपर में आता है ना, मतलब हर 1-2 साल में रिपीट कर दिया जाता है इस फार्मूले का प्रूफ, तो इसको अच्छे से पढ़कर जाइएगा। m0 by 4 pi i बटे r sin phi 1 प्लस sin phi 2, ये वायर से 2 कोण बनते हैं। अगर हम ये कहें तार इन्फिनिटी लंबाई का है ना, तार अगर इन्फिनिटी लंबाई का है तो जो अनंत लंबाई के लिए होगा, अनंत लंबाई के तार के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या लिखा जाता है, तो एक्चुअल में आपको बता देते हैं। अनंत लंबाई के लिए जो φ1 और φ2 होते हैं उनके मान सेम होते हैं और वो 90 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं? 90 डिग्री, यानी φ1 और φ2 की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो आप सभी जानते हैं साइन थीटा अगर 90 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो साइन 90 1, साइन 90 1, तो 1 1 2 हो जाएगा और इस वाले 2 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा m0/2 पाई I/r। उम्मीद करते हैं यहां तक सभी बच्चों को आया होगा। चलो एक बार मात्रक भी लिख ही देते हैं, आपको इसके कई मात्रक याद रखने, जैसे टेस्ला भी होता है ना, और या करके और लिख देते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और भी स्टैंडर्ड मात्रक है जैसे न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर, है ना। बस इतने मात्रक आप याद रखिएगा, इतने में ही आपका गेम समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात तो नहीं? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये होगा परिमित लंबाई के कारण, और इसमें थीटा वेरी करेगा, तो अनंत लंबाई के लिए जो थीटा 1 और थीटा 2 होते हैं उनकी वैल्यू 90 होती है, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इन्फिनिटी वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाता है? m0/2 पाई I/r। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया यार। इसके बाद है एक रिंग के कारण उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो रिंग के कारण एक्सिस पर बी एक्सिस, और याद नहीं रिंग के कारण लिखना है ना, तो अब ये सारी बातें तो लिख नहीं सकते पर बोल सब कुछ देंगे। तो बी एक्सिस पे जब लिखा जाता है m0 NIr² बटे 2 r² प्लस x² की घात 3/2, इसे भी अच्छे से याद रखिएगा। ये r बना हुआ है, r² प्लस x² की घात 3/2, इस फार्मूले को याद नहीं, एक्सिस के लिए है। अगर हम ये कहें वलय के केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो वलय के जब केंद्र पर लिखा जाएगा बी सेंटर, बी सेंटर, जब बी सेंटर लिखा जाता है तो ध्यान से देखेंगे, जब सेंटर पे लिखेंगे ये फार्मूला एक्चुअल में है वलय के कारण अक्ष पर, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पॉइंट पर ये फार्मूला है। पर अगर हम तुमसे ये कहें वलय और इसके केंद्र पर ही मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये वाली दूरी एक्चुअल में x होती है और ये वाली जो रेडियस होती है वो r होती है ना। इसलिए जब केंद्र पे निकालेंगे तो ध्यान से, तो ये वाला पॉइंट P खिसक करके यहाँ आ जाएगा। जब पॉइंट P यहाँ खिसक करके आ जाएगा तो सेंटर के लिए जो x होगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देखेंगे, ऊपर r² होगा और नीचे r² की घात 3/2 होगा, है ना। तो r² की घात 3/2 का मतलब है r² की घात 1/2 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर 3 बच जाएगा, और 3 का मतलब r³ हो जाएगा, और ऊपर r² है तो नीचे केवल r बच जाएगा। क्या बच जाएगा? r। तो इसका मतलब अगर हमें सेंटर पे निकालना हो, कहां निकालना हो? सेंटर पे, तो बताओ आंसर क्या बन जाएगा? m0 Ni/2r, ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बहुत बढ़िया। ऐसा क्यों हमने किया? तो आपने डेरिवेशन में देखा होगा और ये स्टेप अपनाया जाता है। हमने कुछ नया नहीं करा है, हमने केवल x की वैल्यू को 0 करा है, क्योंकि x बराबर कितना हो जाएगा? 0। जो सेंटर पे निकालेंगे रिंग के, x की वैल्यू जो 0 हो जाएगी तो आंसर क्या बचेगा? 2r² की घात 3/2, ये वाला स्क्वायर 1/2 से कैंसिल हो जाएगा और 3 की इसमें गुणा करेंगे तो r³ बन जाएगा, और r³ जब बनेगा तो नीचे r³ और ऊपर r² होगा, तो r² से r² कैंसिल कर देंगे और नीचे एक r बच जाएगा। वही हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं यहां तक सभी को आया होगा। और यही फार्मूला एक्चुअल में है टोरॉइड के कारण, टोरॉइड नहीं सॉरी, एक वलय के कारण जब उसमें करंट घुसाई जाती है ना। अगला है सोलेनॉइड के कारण। सोलेनॉइड में 2 निकाले जाते हैं, एक तो बी केंद्र, सोलेनॉइड के लिए बी केंद्र बोलो क्या होता है? m0 Ni, और जहां n की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में होती है प्रति
एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, जो स्मॉल वाला n है वो रिप्रेजेंट करता है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, जो n है वो फेरों के नंबर है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ये तो हो गया केंद्र के लिए। अगर हम बी आउटर के लिए ले ले, बाहरी बिंदुओं के लिए, देखो सोलेनॉइड के बिल्कुल बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहता है, वो उसकी आदर्श प्रॉपर्टी है। पर बी बाहरी का मतलब है जैसे ये सोलेनॉइड है तो सेंटर पे आंसर ये है म्यू नॉट एन आई, पर अगर यहां पूछा जाए साइडों पर आंसर कितना आएगा तो वो इसका आधा आ जाता है, बी बाय म्यू नॉट एन आई बाई 2। कोई दिक्कत की बात तो नहीं, बहुत बढ़िया। सेम यही फार्मूले टोरॉइड के लिए है ना, क्योंकि टोरॉइड एक्चुअल में ये गोल पाइप बना दिया जाता है ऐसे, है ना, तो ये टोरॉइड के लिए है। तो सोलेनॉइड और टोरॉइड के लिए सेम फार्मूला है, बी बराबर म्यू नॉट एन आई। ये एक्चुअल में याद रखना, ये केंद्र के लिए है और सोलेनॉइड में ये बाह्य बिंदु के लिए है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक, बहुत बढ़िया। कुछ और फार्मूले उनको देख लेते हैं यार, वो इधर लिख देते, बाद में लिख करके मिटा देंगे, आप उन्हें कॉपी कर लेना, ठीक है, ताकि बार बार वो लिखना ना पड़े, ठीक। अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला मेरे ख्याल से आपने जब किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में एंटर कराया होगा तो आपने कुछ डेरिवेशन में लिखे होंगे, जैसे जब आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश कराते हैं तब क्या होता है, लंबवत प्रवेश कराते हैं तब क्या होता है, तो वहां पर एक्चुअल में उसकी रेडियस निकाली जाती है। और रेडियस निकालने का फार्मूला क्या होता है वो इधर लिखते हैं, R बराबर mv अपान क्यूबी, R बराबर mv अपान क्यूबी। इस वाले फार्मूले से इस चैप्टर में ढेर सारे फार्मूलों को एक्सप्रेस किया जाता है। वो क्या है, एक दो हम आपको लिखा भी देते हैं, हालांकि डेरिवेशन करते वक्त टीचर आपको सारे बता देता है ना। R बराबर mv अपान क्यूबी। जब पार्टिकल मूव करेगा तो चूंकि वो वृत्ताकार पथ पर मूव करता है, जब लंबवत प्रवेश करता है तो हमेशा याद रखेंगे जो पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में वृत्ताकार मूवमेंट करने लगता है अभिकेंद्र बल के कारण। किस बल के कारण, अभिकेंद्र बल के कारण। तो होता क्या है, R बराबर mv अपान क्यूबी इसका रेडियस हो जाता है, और उसका जो आवर्त काल होता है वो उसके लिए तो सभी फार्मूला जानते ही हैं, आवर्त गति में या वृत्तीय गति में 2 पाई r अपान v, 2 पाई r अपान v। अरे परिधि बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। जब वृत्तीय गति करेगा तो परिधि के बराबर ही तो घूमेगा यार, और परिधि को, वृत्त की परिधि को हम क्या लिखते हैं, 2 पाई r। इसका मतलब ये होगा, अगर हम r की वैल्यू यहां से कॉपी मार दें तो बताओ क्या लिखा जाएगा, 2 पाई mv अपान क्यूबी। तो ध्यान से देखो, तो v भी तो नीचे लिखा जाएगा, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होने को हम यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो t का एक स्टैंडर्ड फार्मूला निकल के आ जाएगा 2 पाई m अपान क्यूबी। अगला फार्मूला है n बराबर, n बोले तो आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। n क्या है, आवृत्ति, और आवृत्ति के लिए फार्मूला होता है 1/t। 1/t होता है तो जाहिर सी बात है ये वाला फार्मूला रिवर्स हो जाएगा, क्यूबी बाई 2 पाई m। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अगले कुछ और फार्मूले बेसिक हैं, वो ये हैं, v बराबर r ओमेगा। ये फार्मूला एक्चुअल में फर्स्ट ईयर की फिजिक्स से आता है, रेखीय वेग बराबर रेडियस इंटू कोणीय वेग, है ना। और ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो 2 पाई n होती है, तो r 2 पाई n, है ना। अब ध्यान से देखो, तो n की जगह पर हम 1/t भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं 2 पाई अपान t, है ना, या 2 पाई r बाई टी। ये वैल्यू किसकी निकल के आ गई, v की। तो ढेर सारे फार्मूले इनहेंस हो जाएंगे इसमें। तो हमने कई एक आधे लिखे भी नहीं, ऐसा नहीं कि हमने सब लिख दिए हैं, है ना। तो हम न्यूमेरिकल की डिमांड के अनुसार इन फार्मूलों को उठा के सॉल्व कर लेंगे। तो v बराबर 2 पाई r अपान टी, ठीक, बहुत बढ़िया। इसके बाद है, अगर कोई पार्टिकल जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उसके मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट करेगा, तो उसके लिए फार्मूला होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई क्यूवी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले को भी याद रखिएगा। जनरली जब लंबवत प्रवेश करेगा तो ये आंसर आ जाएगा क्यूवी बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, इस फार्मूले को देख लिया जाए एक बार। हाँ ठीक लिखा है, क्यूवी अपान आर स्क्वायर मतलब क्यूवी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और अगर फार्मूले कुछ बच गए तो आपको बता देते, वो फोर्स के लिए है। एक तो आपने सबने पढ़ रखा होगा, जब किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार लिखी जाती है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ये होता है, F बराबर IBL साइन थीटा। ये तो हो गया करंट कैरिंग वायर के लिए। सेम यही बात अगर हम किसी पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो वो भी तो मूव करने लगता है, तो उस पर एक फोर्स लगता था, उसका नाम होता है लॉरेंज बल। कौन सा बल, लॉरेंज बल। और लॉरेंज बल की जो दिशा होती है, सॉरी मैग्नीट्यूड होता है, वो ये होता है।
F बराबर QVB साइन थीटा। क्या आपको यहां तक सभी को दिख रहा है? गुड, बहुत बढ़िया। कुछ और चीजें बता देते हैं आपको। तो ये हो गया करंट कैरिंग वायर के लिए फोर्स, और ये वाला हो गया लॉरेंज बल, QVB साइन थीटा और IBL साइन थीटा। तो याद रखना है, न्यूमेरिकल लगाते वक्त पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपको सभी के मात्रक भयंकर याद होने चाहिए, क्योंकि जब आप सवाल को रीड करते हैं ना, तो पहला काम तो यही है कि सवाल में वैल्यू को समझना है। अब पता लगा तुम्हें वैल्यू ही बाउंस कर रही है, तो फिर कैसे समझेंगे आप, है ना? तो इन फार्मूलों को आप कॉपी पे लगा लीजिएगा, और फिर हम इसको शुरू करते हैं, और आराम से इनको आप देखते रहिएगा, टेंशन ना लीजिए। कम से कम 2 वीडियो आपको ऐसे भी देंगे जिसमें हम कम से कम एक बार में 2 यूनिट के सारे फार्मूले लेकर के आपको 2 वीडियो में या 3 वीडियो में पूरी फिजिक्स का जितना भी फार्मूला है, जितना भी है, उस सबको निपटा देंगे, और उसके सभी के मात्रक भी आपको बताए जाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इधर वाले को मिटा देते, उधर वालों को लिखा रहने देते। ये वाले अपने फार्मूले आप याद कर लीजिएगा, ठीक है? हम तो कहते हैं लिख लीजिएगा जब न्यूमेरिकल लगाने बैठिए। अभी तक तो आपने कक्षाओं में लिखे नहीं, कम से कम हमारे साथ लिख लीजिएगा, है ना? चलो, तो पहला न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, एकदम मजेदार है, और बुक हमने आपको पहले ही सजेस्ट कर दिया है, कुमार मित्तल, है ना? अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, हमें बताना इसलिए जरूरी होता है कि न्यूमेरिकल आपको ढूंढने मिल जाए, है ना? तो पहला न्यूमेरिकल कह रहा है आराम से पढ़ते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, है ना? फेरों के नंबर कितने? 100। आगे कह रहा है तथा उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इस कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। कुंडली की अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। अगर आप सही समझे हैं ना, तो एक्चुअल में ये वाला फार्मूला है, क्योंकि साफ साफ इसने बोला ना समतल वृत्ताकार कुंडली है, और इसके अक्ष पर आपको आंसर करना है, इसका फार्मूला तो ये कैरी कर जाएगा। अब वैल्यू पुटिंग का काम कर लेते हैं, है ना? तो ध्यान से देखें, 100 फेरे हैं, इसका मतलब जो n की प्रॉपर्टी है या n की वैल्यू है वो 100 है। फेरों का कोई मात्रक नहीं, तो केवल राउंड लिख सकते हैं आप। उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, हमने आपको पहले ही बताया था कि रिंग की जो रेडियस है वो r से लिखी जाएगी, क्योंकि इसमें 2 वैल्यू सेंटीमीटर में डाटा मिलेगा, r का और x का। इसलिए याद रखना है r हमेशा वो वैल्यू होगी जो छोटे टर्म में लिखी होगी, और x हमेशा वो वैल्यू होगी जो बड़े वैल्यू में लिखी होगी, क्योंकि रेडियस छोटी है ना? तो रेडियस बोलो कितनी दे रखी कुंडली की? r बराबर 3 सेंटीमीटर, r बराबर 3 सेंटीमीटर। एक चीज आप तो अब तक जान चुके होंगे कि हमें वैल्यू को चेंज भी करना पड़ता है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल लगाते हैं MKS पद्धति में, है ना? ये बेसिक काम आप साथ में करते रहिए। अगला, इस कुंडली में 2 एम्पीयर का करंट है। करंट को हम I से डिनोट करते हैं, I बराबर 2 एम्पीयर है। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कुंडली की अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूर, कुंडली से दूरी को हम x से डिनोट करते हैं, और ये वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, जिसे हम चेंज करके ले जाने वाले MKS में, जो बन जाएगा ये। ठीक है? अब निकालना है स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, निकालो वो भी एक्सिस पर। आपको B एक्सिस फाइंड करना है, ठीक है ना? तो B एक्सिस का सीधा वहां से फार्मूला उठा लीजिए। तो B एक्सिस बराबर, हम सीधा वैल्यू पुटिंग करते हैं ना, फार्मूला ये वाला है। चाहो तो एक बार लिख भी देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। म्यू नॉट NI r² बटे में बोलेंगे 2r² प्लस x² की घात बोलो कितनी है? 3/2, है ना? यहां से वैल्यू रख देते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू हम सभी जानते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ये। 4 पाई × 10⁻⁷ इंटू n की वैल्यू सवाल से देख लीजिएगा, 100 इंटू I की वैल्यू है 2 इंटू r की वैल्यू बोलो कितनी है? 3 × 10⁻², तो 3 × 10⁻², और इस टर्म का स्क्वायर कर दीजिए, बटे आ जाइए, तो 2 लिखेंगे, और r की वैल्यू लिखेंगे 3 × 10⁻², और इसका स्क्वायर प्लस x की वैल्यू बोलो कितनी है? 4 × 10⁻², और इस टर्म का भी स्क्वायर, और इस टोटल पे घात कितनी है वो आप देख पा रहे होंगे, 3/2। क्या आपको सवाल यहां तक दिख रहा है? बहुत बढ़िया। ठीक, तो यहां घात कितनी आ गई? 3/2। अब इसी को केवल सॉल्व करना, तो ध्यान से देखेंगे। एक बार मेरे ख्याल से 3/2 को लिखते क्या है वो समझ लीजिएगा।
एक्चुअल में ये घात कैसे आती है, ये आती है 1 + 1/2 से। तो 2 × 1 = 2 और 3, मतलब ये 3/2, यानी 3/2 में सभी को 1 + 1/2 दिखना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक बार इस नंबर को लिखना पड़ता है और एक बार इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो चलो अगले स्टेप में सॉल्व कर देते हैं। तो ऊपर बोलो क्या हो जाएगा, 4π × 10⁻⁷ इंटू 100 प्लस ये आ जाएगा 2, सॉरी प्लस नहीं है, सब इंटू ही है, 2 इंटू अगला जो वैल्यू है 9 × 10⁻⁴, क्योंकि स्क्वायर करने पर घातों की गुणा हो जाती है ना, बटे में आ जाएगी। ये हो जाएगा 2 और यहां बोलो क्या बचेगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 × 10⁻⁴, 9 × 10⁻⁴ प्लस ये बोलो क्या हो जाएगा 16 × 10⁻⁴, और इन सभी पर टोटल पे घात कितनी है, 3/2 है ना। तो सीधे से जोड़ देते हैं यार, मेरे ख्याल से एक ही स्टेप में निपटा देना चाहिए था हमें। 4π × 10⁻⁷ इंटू 100 इंटू सीधा गुणा कर लो 18 × 10⁻⁴, थोड़ा सा साल भी कर देते हैं। यहां बोलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 × 9 = 25 है ना, 25 × 10⁻⁴, और इस पर घात कितनी आ जाएगी 3/2 है ना, क्योंकि जोड़ने पर घातें कॉमन कर ली जाती हैं। तो जितना कटे वो काट दीजिएगा, मेरे ख्याल से ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2π × 10⁻⁷ इंटू, इसको भी सॉल्व कर देते हैं, तो इसे 18 लिख लीजिए, यहाँ 100 है 10⁻2 इससे निकाल दीजिएगा, 10⁻2 बटे में आ जाइएगा। तो 25 का एक बार तो आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, एक बार इसी नंबर को लिखा रहने दीजिए, है ना। तो ध्यान से देखेंगे हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, हम इस चीज को लिख सकते हैं 25 × 10⁻⁴, और इस पर आप घात लगा सकते हैं 1/2, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। गुणे अगला टर्म आप इसे लिख सकते हैं 25 × 10⁻⁴, और इस पर घात है 1, कोई दिक्कत तो नहीं। जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, सेम मतलब है, बस ये सरल टर्म में आ गया है। अब ध्यान से देखेंगे, ये आ जाएगा। आप सभी जानते हैं पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो 2 से गुणा करेंगे तो 6.28 आ जाएगी, इंटू 10⁻�9 इंटू 18 बटे 25 का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर आ जाता है 5। कितना आ जाएगा 5 × 10⁻⁻2 की घात आधी हो जाएगी, इंटू 25 × 10⁻⁴। उम्मीद करते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां देखते हैं ध्यान से, ये हो जाएगा 6.28 × 18 × 10⁻9 -9 बटे बोलो 25 × 5 = 125 × 10⁻⁻6। अगर आप इस चीज को सॉल्व कर लीजिए तो आपका फाइनल टच आ जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने पर आपको एक आंसर मिलेगा, वही आपकी प्रॉपर वैल्यू होगी, और बुक का जो उत्तर आ रहा है वो आपको बता दें कितना है। तो आपको सीधा आंसर ही लिख देते हैं 9.04 × 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है ना। ये आपका फाइनल आंसर है जो इसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा। तो सवाल को आराम से उतार लीजिएगा, है ना, और कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर हम यहाँ टाइम लगाकर करते भी हैं तो पेपर में तो आपको ही करना है ना, तो इसलिए आप सीखिए इस चीज को, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बढ़िया सवाल था, बड़ा सवाल था, नंबर आपको 3 दिलाएगा, ये भी याद रखना। बड़ा है इसका मतलब कुछ नंबर भी देगा आपको, है ना। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल कह रहा है एक परिनलिका की लंबाई 20 सेंटीमीटर। परिनलिका भी कभी कभी न्यूमेरिकल में सोलेनॉइड भी बोल देता है। तो एक परिनलिका की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। इसमें तार के 5000 फेरे हैं। 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए और इसके सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या होगी ये भी निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, 2 जगह निकालना है, एक तो केंद्र पर और इसके सिरों पर। सिरों पर जो भी आंसर आएगा वो केंद्र का आधा हो जाता है, ये बात पहले ही बता रखी है आपको। तो ध्यान से देखेंगे, अब
परिनलिका की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं, एल की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, आर बराबर 1 सेंटीमीटर। इन्हें आप चेंज कर सकते हैं, 20 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर, 1 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ठीक, बहुत बढ़िया। अब आगे कह रहा है इसमें तार के 5000 फेरे हैं। जब केवल फेरे लेंथ के साथ दे रखे हो तो उसे हम कैपिटल एन से लिख लेते हैं, क्योंकि हम स्मॉल एन निकालने वाले हैं एन बाई एल से, जो कि उधर लिखा भी है। ठीक है, तो एन बराबर कैपिटल एन बराबर 5000। करंट है 0.4 एम्पियर, करंट की वैल्यू कितनी 0.4 एम्पियर। केंद्र पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने को बोल रहा है, बी सेंटर। आंसर बोलो क्या लिखते हैं, म्यू नॉट एन आई बाई 2 है ना, सॉरी केवल एन आई, 2 तो सिरों के लिए लिखते हैं। अच्छा, सवाल में एन की वैल्यू मिसिंग है, तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन आई अपान एल। क्या आपको ये समझ आया ऐसा क्यों लिखा हमने, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, बहुत बढ़िया। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे, अगर आप देख रहे हो कि सवाल में आर एक्स्ट्रा है तो ये एक्चुअल में आपको गुमराह करने के लिए है। म्यू नॉट की वैल्यू लिखेंगे सब 4 इंटू 3.14 गुणे 10 की पावर माइनस 7, जो कि लिखा है 4.10 टू पावर माइनस 7 इंटू 5000 इंटू एल आई बोलो कितना है 0.4, और बटे में लेंथ बोलो कितनी है 20 गुणे 10 की पावर माइनस 2। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। कुछ कट रहा है क्या, ध्यान से देखेंगे, तो ये 2 से 4 काट दीजिएगा, है ना, तो ये 2 बच गया यहाँ पर, तो ये 0 बच गया। 0 बचने का मतलब है नीचे 10 की घात माइनस 1 बच गया, 10 की घात माइनस 1 ऊपर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। या मतलब कुछ और भी कर सकते हैं, चलो देखते हैं। अच्छा, अगर हम ये दशमलव ऊपर हटाएं तो नीचे 2 जीरो बढ़ाते हैं, 2 जीरो बढ़ाएं क्यों, 2 जीरो काटना दे ऊपर, ये वाला दशमलव हटा दिया, ये वाला जीरो काट दिया यार, सारे जीरो कैंसिल, नीचे 10 की घात माइनस 1 बच गया। ये बात समझ आ गई होगी कि ये एक प्लस का घात है, तो 10 की घात माइनस 1 ऊपर जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा, ये बात याद रखनी है। इसका मतलब ये हो गया, अगर प्लस की घात 1 बन गया तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखो, 314 की गुणा 2 से करेंगे तो 628 आ जाएगा, है ना, और 628 और इसकी गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, गुणे 20, और एक नीचे 0 बढ़ गया था तो इसको भी यहीं पे लगा देते हैं। ठीक, इंटू 10 टू पावर माइनस 7, ये आपका कंप्लीट आंसर बच गया सब कुछ सॉल्व करने के बाद, है ना। अब ध्यान से देखें तो कितना हो जाएगा 1256, 628 और 2 की गुणा, और 2 जीरो बढ़ जाएंगे, है ना, इंटू 10 टू पावर माइनस 7। आप इसे चाहो तो क्या लिख सकते हो, देखो 2 घात प्लस की हो जाएंगी, है ना, तो ये हो जाएगा 1256 गुणे 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला। ये आपका कंप्लीट आंसर है सेंटर के लिए, किसके लिए, सेंटर के लिए, है। अब सिरों पर भी तो चाहिए, कहां निकालना है, बी सिरों पर। सिरों के लिए फार्मूला क्या लिखते हैं, सिरों के लिए फार्मूला लिखा जाता है म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो हम पूरा सॉल्व करने बैठे, या फिर आप समझ गए हैं कि हमें ये लिख देना चाहिए बीसी बाई 2, मतलब सेंटर वाला मैग्नेटिक फील्ड लीजिए और बटे में 2 कर दीजिए, उड़ा दीजिए, तो बताओ बीसी अभी भी कितना निकला है 1256 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 बटे में 2। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 628 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 टेस्ला। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो आराम से उतार लीजिएगा, टाइम है आपके पास, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समाप्त कीजिएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, इसे रेस करें। जितने वन लाइनर कैलकुलेशन होंगे उनको आपको करा दिया जाएगा, बाकी जो हार्ड कैलकुलेशन होंगे उनको आपके लिए छोड़ दिया जाएगा ताकि आप कर सके। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट कह रहा एक परिनलिका की लंबाई 1 मीटर है और व्यास उसका जो औसत व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है। इसमें तार के प्रत्येक 800 फेरों की 5 परतें, ऐसे परतों वाले भी सवाल आते हैं, यानी एक फेरे में एक परत में 800 फेरे और ऐसी कुल 5 परतें, इसका मतलब टोटल फेरे हो जाएंगे 4000। परिनलिका में प्रवाहित धारा 5 मीटर है। परिनलिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, इस बार केवल सेंटर पे निकालना है। ये बताने का पर्पज क्यों था, क्योंकि इसमें राउंड के मल्टीपल दे रखे हैं, मतलब एक एक राउंड की परतें दे रखी हैं, तो उन परतों को कैसे लिखते हैं वो चीज समझ लेते हैं।
तो ध्यान से देखेंगे, पर नलिका की लंबाई 1 मीटर, L बराबर 1 मीटर, इस बार डायमीटर चेंज नहीं करना पड़ेगा। औसत व्यास 3 सेंटीमीटर। अभी अभी आपने सवाल में देखा था कि रेडियस से कोई मतलब हुआ नहीं था, तो आप चाहो तो क्योंकि व्यास से केवल रेडियस निकाल सकते हैं आप, और रेडियस का इस वाले फार्मूले या इस वाले न्यूमेरिकल में कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है तार के प्रत्येक 800 फेरों की 5 परतें हैं, तो n बराबर, क्योंकि लंबाई नहीं दे रखी तो हम n लिखेंगे, 800 फेरों की 5 परतें हैं, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे 800 गुणे 5, मतलब आप जो फेरे आपके सामने आएंगे वो 4000 आ जाएंगे, ठीक है। आगे कह रहा है करंट 5 एम्पियर है, सॉरी हाँ ठीक है, करंट की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर, पर नलिका के केंद्र पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, BC फाइंड करना है। तो BC के लिए अपने पास स्टैंडर्ड फार्मूला है म्यू नॉट NI अपान L, है ना, बहुत बढ़िया, सीधा वैल्यू इसी में रख देते हैं, 4 इंटू 3.14 इंटू 10 टू पावर -7 इंटू 4000 इंटू 5 बटे में L की वैल्यू 1 मीटर है ना, सिर्फ इस नंबर को ही गुणा भाग करना है। तो ध्यान से देखेंगे आप, 4 चक्कू 16 और 16 पच्चे 80, क्लियर हो गया ना, इसका मतलब 8 आ गया, 8 की गुणा इस नंबर से कर दीजिए, 8 चौके 32, हासिल आएंगे 3, 8 का नाम 8, 8 3 11, 8 3 24 से 25, कितने अंक के बाद दशमलव, तो आप कहेंगे 2 अंक के बाद दशमलव, और एक जीरो इसका बचेगा, तो इसका मतलब एक घात बन गई 4, 10 की पावर 3 ये लिखा है, एक घात इसका हमने 80 का छोड़ा था, 10 की पावर 4 हो गया, 10 की पावर 4 इसमें गुणा करेंगे तो आंसर बोलो कितना आ जाएगा, 10 की पावर -3। ये आपका फाइनल आंसर है टेस्ला के रूप में, किस रूप में, टेस्ला के रूप में, ठीक है ना, यही आ भी रहा है। नेक्स्ट बेहतरीन सवाल है, सवाल नंबर 5 है, क्योंकि हमने बीच बीच से कुछ सवाल को रिमूव भी कर रखा है, इसमें चूंकि परतें आई थी इसलिए इसको लगवा दिया है, ठीक। अगला सवाल कह रहा है संलग्न चित्र में, तो पहले आपको चित्र दिखा देते हैं, चित्र कुछ ऐसा है, ऐसे बना है, यहां करंट शो ऑफ कर रखी है 8 एम्पियर, और ये इसका रेडियस व्यास कह ले आप, या कह ले वायर से ये वाली दूरी है 10 सेंटीमीटर, नहीं रेडियस 10 सेंटीमीटर, ऐसे ये वाली डिस्टेंस वायर से दे रखी है, ठीक 10 सेंटीमीटर, ये पॉइंट यहाँ पे C लिख रखा है, चूंकि करंट यहाँ ऊपर है तो जाहिर सी बात है यहाँ ऐसे होगा, और चूंकि यहाँ से करंट जंप करके तो जाएगा नहीं, तो इस वायर से होते हुए तो ऐसे निकलेगा ना, इसका मतलब यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक, ये चीज भी आपको समझनी है, क्योंकि यहाँ पर 2 डायग्राम क्रिएट हो गए हैं, एक तो लूप भी बन गया है और वायर भी बन गया है ना, ठीक। अब सवाल सुनते हैं ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है, संलग्न चित्र में दर्शाए अनुसार एक लंबे सीधे तार को एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के लूप में मोड़ा गया है, तो R बराबर वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, है ना, तो वैल्यू पुटिंग इधर कर देते हैं, R बराबर 10 सेंटीमीटर, इसका हम डायमीटर चेंज कर लेंगे, ठीक है ना, त्रिज्या के लूप में मोड़ा जाता है, और करंट इसमें 8 एम्पियर है, जो कि आप देख भी पा रहे होंगे, I बराबर 8 एम्पियर। सवाल कह रहा है तो लूप के केंद्र C पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान एवं दिशा निकालिए। आपको पॉइंट C पर वेक्टर निकालना है, केवल परिमाण नहीं चाहिए, वेक्टर फॉर्म में चाहिए, मतलब आंसर के साथ साथ डायरेक्शन भी बताओ। तो पहला काम डायरेक्शन निकाल लो। अभी अभी तो कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड रूल नंबर 1 इस्तेमाल करेंगे, जिसमें अंगूठे को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, अंगुलियों को रखेंगे उस पॉइंट की तरफ जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बतानी होती है। तो ये वाला सरफेस ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाता है। तो बहुत बढ़िया है। तो पहले वायर के कारण लिख लेते हैं। तो वायर में करंट ऊपर है, वायर के लिए पॉइंट उधर है, तो ध्यान से देखो, तो वायर के कारण आंसर अंदर है ना। तो यहां पे मार्क भी कर देते हैं, बी वायर, बी वायर, बी वायर के कारण जो बी है वो अंदर है, हमने इसे लिख दिया आपको, है ना। वायर के कारण बी कहां है, अंदर, क्योंकि आंसर ऐसे है। अब ध्यान से देखेंगे, अब ये रहा लूप, लूप में करंट ध्यान से तो ऐसे निकल रहा है। तो कोई एक पॉइंट ले लीजिए सिंपली, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट ले ले, चाहे यही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी जानते हैं जब बहुत छोटा सा पॉइंट लेते हैं एक्चुअल में समतल पॉइंट हो जाता है। हालांकि ये सर्किल है तो समतल होना नहीं चाहिए, पर बहुत छोटा पॉइंट लिया हमने, इसलिए वो कैसा हो जाएगा, एकदम सीधा हो जाएगा।
एकदम सीधा जब हो जाएगा तो ध्यान से यहाँ करंट ऊपर आ जाएगा। करंट कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब करंट यहाँ ऊपर है, पॉइंट इसके लिए सी उधर हो जाएगा। इसका मतलब हमें हाथ को ऐसे रखना पड़ेगा। जब हाथ को आप ऐसे रखेंगे तो ये वाला सरफेस यानी हथेली ही तो मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब ये वाला सरफेस मैग्नेटिक फील्ड मतलब बाहर, यानी लूप के कारण आंसर कहाँ आएगा? बाहर। तो उसे लिख देते हैं वेक्टर बी लूप। लूप की वजह से जो बी आएगा वो कहाँ आएगा? बाहर। अब तो फंस गए यार, है ना? वायर के कारण इस पॉइंट पर आंसर अंदर है, लूप के कारण इस पॉइंट पर आंसर बाहर है। तो आप क्या करें? अब करना क्या है, ध्यान से सुनेंगे। एक्चुअल में अब यहाँ पर आप वेक्टर फॉर्म में कभी वेक्टर को अगर तुमने पढ़ा हो तो यहाँ पे डिग्री काम आता है ना? कितने डिग्री पे कौन सा वेक्टर है, तो उसको जोड़ते घटाते कैसे हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज आपको पहले से याद होनी चाहिए थी। तो चलो यहाँ दिखा देते हैं। तो सबसे पहले फार्मूले लिख देते हैं। तो बी वायर के लिए बताओ फार्मूला क्या होता है? तो बी वायर इधर लिख देते हैं, W फॉर वायर, है ना? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, ठीक है ना? और अगर हम बी लूप के लिए लिखें BL, BL बराबर बताओ फार्मूला क्या होता है? म्यू नॉट I अपॉन 2R। बस ये फार्मूले है, ठीक है ना? हालांकि नंबर ऑफ टर्म ही लिए जाते हैं, पर इसमें एक ही फेरा है तो इसलिए केवल म्यू नॉट I लिखा है। हालांकि लिखना चाहिए था म्यू नॉट NI अपॉन 2R। तो n का मतलब है एक फेरा, क्योंकि फेरे इसमें दे नहीं रखे हैं ना, इस वाला एक ही फेरा है, तो एक से गुणा करेंगे तो आंसर रिपीट यही आ जाएगा। तो छोड़ दिया हमने। अब BW बताओ कहाँ आंसर है? अंदर। BL बताओ आंसर कहाँ है? बाहर, है ना? अब तुम बताओ इसमें से कौन सी वैल्यू ज्यादा, कौन सी वैल्यू कम है? अगर यहाँ पर हम पाई यहाँ पर भी ले ले तो दोनों वैल्यू आपको सेम मिलेंगी, पर ध्यान से देखो यहाँ पर पाई डिनोमिनेटर में ज्यादा लिखा हुआ है, यहाँ पाई नहीं लिखा हुआ है। और आप सभी जानते हैं जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो आंसर ज्यादा आता है। जैसे अगर ऊपर वाली वैल्यू ध्यान से, तो ऊपर तो सेम लिखा है ना, ऊपर से मतलब कोई नंबर ले लीजिए। अगर हम 20 को 5 से भाग करेंगे और अगला टर्म है 20 और इसको हम मान लो 8 से भाग करेंगे, तो आप इतना समझ रहे होंगे इसका आंसर 2 करके कुछ आएगा, 8 दूनी 16, और इसका आंसर 4 आ जाएगा, मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो पहचानने का सिंपल तरीका है कि जब हर की वैल्यू बड़ी लिखी हो, क्योंकि 2 पाई आर में पाई एक्स्ट्रा है, तो जब पाई एक्स्ट्रा लिखा है इसका मतलब ये वाली वैल्यू कम आएगी और ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी। अब ये वाली वैल्यू ज्यादा, ये वाली वैल्यू कम है, बस यही तो कॉन्सेप्ट है ना? बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर। तो बताओ फिर BC क्या लिखना चाहिए? BC मतलब पॉइंट C के लिए मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट C के लिए मैग्नेटिक फील्ड बोलो क्या लिखा जाए? तो वेक्टर BL माइनस वेक्टर B वायर। BL याद रखेंगे, जिस वेक्टर से घटाते हैं हमेशा डायरेक्शन उसी की लिखते हैं। तो लूप वाले वेक्टर से घट रहे हो ना, तो आंसर बोलो कहां लिखा जाएगा? बाहर। लंबवत बाहर। तो पॉइंट C पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कहां है? लंबवत बाहर। अब बस कहानी खत्म। सॉल्व कर देते हैं। BL की वैल्यू बोलो कितनी है? BL की वैल्यू ये रही, म्यू नॉट I अपॉन 2R माइनस म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, है ना? यहाँ से जो कांस्टेंट जो कॉमन मिल जाए उड़ा दीजिएगा। म्यू नॉट I अपॉन 2R कॉमन कर लिया हमने, तो अंदर बचेगा 1 माइनस 1 बाई पाई, है ना? आप चाहो तो इसे और थोड़ा इनहांस कर लीजिए। म्यू नॉट I अपॉन 2R अंदर बोलो क्या आ जाएगा? पाई माइनस 1 बाई पाई। ये कहानी है, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। चलो वैल्यू पुटिंग कर देते हैं यार। म्यू नॉट की वैल्यू बोलेंगे सर, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई है, बटे में भी 1 पाई है। चाहो तो सीधा सीधा काट सकते हो, पर छोड़ो क्योंकि आपको वो हजम नहीं होता है। 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 इंटू आई की वैल्यू सॉल्व में बोलो कितनी है? 8 एम्पियर, है ना? ये 8 लिखा है, बटे में बोलो 2 इंटू आर की वैल्यू 10 है। 10 का मतलब है 10 गुणे 10 की पावर माइनस 2, क्योंकि ये सेंटीमीटर डाटा लिखा हुआ है। अंदर बोलो क्या बचेगा? अंदर बचेगा 3.14 माइनस 1 बटे पाई, है ना? चाहो तो यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं, पर हमने नहीं लिखा क्योंकि पाई से पाई मरने वाला है, ठीक है ना? तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 224, तो ये हो जाएगा 16, और 16 की गुणा सीधा सीधा यहाँ कर दीजिए। पर ये 2.14 लिखा, ये बात तुम्हें समझनी है, क्योंकि 3.14 से 1 निकल जाएगा तो 2.14 बचेगा, तो हम सीधा सीधा 16 की गुणा इसमें करने वाले हैं। तो 16 चक्कू 64, हासिल आएंगे 6, 16 का नाम 16 और 16 6 22 का 2, हासिल आएंगे 2, 16 दूना 32 और 32 2 34। 2 अंक के बाद 10 लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक।
इंटू, नीचे ध्यान से तो 10 की पावर माइनस 1 बचा है, 10 की पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ से घात और निकलने वाली है 10 की पावर माइनस 6। ये आपका फाइनल आंसर है। आ भी रहा है क्योंकि बुक का आंसर आना 3.4 बटे 10 की पावर माइनस 5, कोई बात नहीं है। तो जो ये आया वही आंसर है टेस्ला के रूप में। गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। उतार लीजिएगा, एकदम बेहतरीन सवाल है और बोर्ड का 2006 और 2008 का फेवरेट रहा है, ठीक है ना। यानी आप जिस बोर्ड में बैठने वाले हो उससे 2006 और 2008 में इसने पूछा भी है। सवाल बढ़िया है, कैलकुलेशन कठिन नहीं है, पर कैलकुलेशन तक पहुंचने का काम कठिन है। और पहुंचना मेरे ख्याल से कठिन लगा नहीं होगा अगर आपने थोड़ी बहुत भी अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया है ना। इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज होती है यार। चलो नेक्स्ट सवाल कह रहा है, अगला जो सवाल कह रहा है उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा नहीं, तो एक बार आपको बता देते हैं कि जब दो करंट कैरिंग वायर पास पास रखे जाते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं और प्रतिकर्षित भी करते हैं। आकर्षित वे तब करते हैं जब वो सेम डायरेक्शन में करंट बहती है, और प्रतिकर्षित वे तब करते हैं जब अलग अलग डायरेक्शन में करंट बहती है। तो इनके लिए जो फार्मूला लिखा जाता है वो ये लिखा जाता है F/L, यानी इनकी प्रति एकांक लंबाई पर जो लगने वाला फोर्स होता है वो ये होता है μ0/2π और I1 I2/R। ये फार्मूले को आप याद रखेंगे, एक्चुअल में यहीं से एम्पियर परिभाषा लिखी जाती है, ठीक है ना। तो इसे इरेज करते हैं ताकि ये फार्मूला आपको याद रहे। और इसी फार्मूले पे नेक्स्ट सवाल आ गया तो मुझे याद आया। अगला सवाल है, एक लंबे क्षैतिज तथा जकड़े तार में 100 एम्पियर की धारा बह रही है। इसके ठीक ऊपर तथा समानांतर एक महीन तार रखा है जिसमें 200 एम्पियर की करंट है। यानी दो तार हैं, क्षैतिज रखे, जैसे अभी हमने रखे थे समांतर वायर, उनको क्षैतिज भी बोल सकते हैं। एक में करंट 100 है, एक में करंट 200 है, तथा जिसका एकांक लंबाई भार 0.05 न्यूटन पर मीटर है। महीन तार को निचले तार से कितना ऊपर रखना चाहिए ताकि यह चुंबकीय प्रतिकर्षण के कारण टिका रहे। चुंबकीय प्रतिकर्षण हो रहा है, इसका मतलब साफ हो गया कि एक में करंट ऊपर होगा और एक में करंट नीचे होगा, या यूं कह लें कि करंट दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा, ठीक है ना। ठीक, तो दो वायर लेते हैं और चूंकि इसने प्रतिकर्षण बोला इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आकर्षण बोलता तो हम डायरेक्शन अलग अलग ले लेते, सॉरी सेम ले लेते। एक में करंट बोलो कितनी है 100, दूसरे वाले भाई साहब में करंट कितनी है 200। कह रहा है जिसका एकांक लंबाई का भार न्यूटन प्रति मीटर वैल्यू दे रखी है। तो वैल्यू एक बार लिखते हैं फिर आपको मात्रक सही सही दिख जाएगा। 0.05 न्यूटन प्रति मीटर। अभी भी तुमने लिखा था F/L, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू दे रखी है वो कंप्लीट इसकी वैल्यू है F/L की। अब क्या कह रहा है, महीन तार को निचले तार से कितना ऊपर रखना चाहिए। कितना ऊपर का मतलब इस बीच की दूरी ही निकालनी है, और इस बीच की दूरी बोलो क्या हो जाएगी R। तो आपको सवाल में R निकालना है। क्लियर हो गया ना। फार्मूला अभी भी तो लिखा था यार, क्या लिखा था, F/L बराबर μ0/2π I1 I2/R। ये सवाल है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब वैल्यू सीधा सीधा रख लेते हैं। या ध्यान से देखो तो F/L सीधा यहाँ आ जाएगा, R की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो हम सीधा सॉल्व कर देते हैं इसको। R बराबर μ0 की वैल्यू बोलोगे कितनी होती है 4π इंटू 10⁻⁷ बटे में 2π इंटू I1 और I2 की वैल्यू बोलो तो 100 इंटू 200 बटे में F/L आएगा। F/L की वैल्यू ये है 0.05 है ना, जो कट रहा है काट दीजिए। तो पाई से पाई गया, 2 से 4 गया, 2 आ गया ये, है ना। और दशमलव से ऊपर 2 जीरो और कैरी कर देंगे, ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20, है ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये R निकल रहा है डायरेक्ट। अब 2 2 4 2 8, 8 गुणे 8 गुणे घात कितनी है यहाँ पर 4 और एक घात ये 5, 5 यहां से निकाल दीजिए 10 की पावर माइनस। ये आपका आंसर है। ये आ गया मीटर के रूप में। किस रूप में, मीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। 8 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ठीक, आप इसे 8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं क्योंकि बुक में उत्तर आ रहा 8 सेंटीमीटर। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, दो अनंत लंबे
विद्युत रोधी तार परस्पर लंबवत रखे हैं, तो दो तार परस्पर लंबवत हैं, एक तार ऐसे मान लीजिए और एक तार ऐसे मान लीजिए, ठीक है ना। ध्यान रखो, तो यहाँ पे थीटा 90 है, ठीक। यहाँ करंट I1, यहाँ करंट I2, ठीक, बहुत बढ़िया यार। कह रहा है I1 की वैल्यू 2 है और I2 की वैल्यू 1.5 है, तो वैल्यू यहां पे लिख देते हैं। I1 2 एम्पियर, I2 1.5 एम्पियर, ठीक। यह बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P कहां पर दे रखा, तो वो यहां पर है। ये रहा पॉइंट P, इसकी दूरी आपको बता देते हैं। ये डिस्टेंस कह रहा है 4 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस कह रहा है 3 सेंटीमीटर, यानी I2 वाले वायर से 3 सेंटीमीटर पर है और I1 वाले वायर से 4 सेंटीमीटर है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा ज्ञात कीजिए, तो आपको BP ज्ञात करना है, वो भी वेक्टर BP, ठीक। पहला तो सवाल ये, आगे बोला गया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी अगर तार में धारा पलट दी जाए, वो तो बाद में कर लेते हैं, पहले इसको निकाल देते हैं। तो करंट यहाँ ऊपर, पॉइंट इसके लिए अंदर है ना, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड I1 के अगर अंदर है तो B1 वैल्यू लिखते हैं सीधा सीधा, B1 बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 बटे R1, यहां तक ठीक, बहुत बढ़िया। और इसकी दिशा बोलो कहां आएगी, अंदर, कहां आएगा, अंदर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा, सीधा सीधा कर दे यार, देखो ये 4 पाई लिखा है, पाई से पाई करेंगे कटेगा, 4 से 2 कट जाएगा, तो हम सीधा सीधा लिख लेते हैं 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 इंटू I1 की वैल्यू बोलो कितनी है, 2, R1 की वैल्यू कितनी है, 4 गुणे 10 की पावर माइनस 2, है ना। इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहां बताए रुकना थोड़ा, हमें ये करना ही नहीं है, हमें तो एक बार में आंसर करना है ना। तो ये तो हो गया B1। अब बात कर लेते हैं B2 की, तो B2 बताओ कैसे होगा। B2 में करंट उधर है, पॉइंट नीचे, तो मतलब हाथ ऐसे रहेगा, हाथ ऐसे, तो इसका मतलब अंदर है ना, इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, इसका मतलब दोनों की वजह से अंदर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I2 अपॉन R2, और ये भी दिशा कहां, अंदर। याद करो जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं, जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो जो आंसर आता है वो दोनों के योग के बराबर आता है, ठीक। तो B1 और B2 के योग के बराबर आएगा, इसका मतलब जो वेक्टर BP होगा वो वेक्टर B1 प्लस वेक्टर B2, और ये हमेशा सेम आएगा, तो अंदर अंदर जुड़ेगा तो अंदर ही रहेगा, ठीक है ना। अब आंसर कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, दोनों से ध्यान से, तो ये वाला टर्म कॉमन है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, अंदर बोलो क्या बचेगा यार, I1 बटे R1 प्लस I2 बटे R2, ठीक है ना। इसकी वैल्यू रख देंगे, तो हम इसे सीधा लिख देते हैं, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7, ये आएगा 2 बटे 4 गुणे 10 की पावर माइनस 2 प्लस यह आ जाएगा 1.5 अपान में 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, है ना। ध्यान से, तो ये वाला टर्म भी कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2, चाहो तो ये कर लीजिए, चलो ये कर देते हैं, ये 1/2 आ गया और ये भी 1/2 आ गया, है ना। तो अंदर हो गया 1, तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 गुणे 1, और बटे में बोलो कितना आएगा, 10 की पावर माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, -2 से -7 काट दीजिए यार, तो आपका उत्तर आएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला, अंदर की ओर। गुड, आ रहा है ना। आगे देखते हैं, उम्मीद करते हैं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सवाल में आगे क्या क्या उस चीज को समझा देते हैं। कह रहा है यदि एक तार में धारा पलट दो, किसी एक में पलट लेते हैं, मान लो इसमें पलट देते हैं, अगले स्टेप के लिए यहां मान लेते हैं I1 इधर हो गया, I2 उधर ही पड़ा रहने, या I2 को इधर कर लीजिए तो I1 उधर पड़ा रहने दीजिए, एक में धारा पलट लीजिए, एक में जब धारा पलटेंगे तो कह रहा है आंसर बता दीजिए, तो आंसर आप बोलो क्या हो जाएगा, वेक्टर BP बराबर, अच्छा इसकी वजह से जो आंसर होगा वो बाहर होगा और इसकी वजह से तो पहले ही अंदर था, है ना। तो अब एक चीज और बतानी है, ध्यान से देखो, तो इनका जो आंसर आया वो यहाँ पर सेम आया है ना। अगर इसको हमने जोड़ा तो आंसर 1 आया, पर अगर हम इसको घटा देते तो आंसर 0 आ जाता। इसका मतलब वेक्टर जो BP आएगा,
चूंकि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो B1 समथिंग B2 आएगा, है ना, और एक्चुअल में ये 0 आ जाएगा, वेक्टर बी पी कितना आ जाएगा 0, है ना, क्योंकि वैल्यू तो हम ऐसे लिखने वाले हैं ना, तो 1/2 यहां लिखा जाएगा, माइनस में 1/2 यहां लिखा जाएगा, तो आंसर ये 0 आ जाएगा। तो ये वाला 0 जब इस नंबर से गुणा करेगा तो टोटल आंसर 0 आ जाएगा। यानी अगर हमने एक बार में करंट का डायरेक्शन पलट दिया तो जो टोटल आंसर पॉइंट पी के लिए आएगा वो हमेशा के लिए 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सवाल था सवाल नंबर 7। आगे बढ़ते हैं। एक लंबे तार में 10 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार से 10 सेंटीमीटर दूर एक इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर 2 मीटर पर सेकेंड की चाल से प्रक्षेपित किया गया है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो हम सीधा सीधा डायरेक्शन वायर की लेकर के आपको न्यूमेरिकल करा देते हैं। धारा उत्तर से दक्षिण है तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन लिखना आना चाहिए। तो चलो ये लिख देते हैं। ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। ठीक है ना, इस डायरेक्शन पर ही हम सारे न्यूमेरिकल काम करेंगे, इतना याद रखना। ठीक है, तो वायर में करंट कह रहा है उत्तर से दक्षिण है, तो एक वायर लिया, करंट उत्तर से दक्षिण है, करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 एम्पियर है। इधर लिख देते हैं I बराबर 10 एम्पियर। तार से 10 सेंटीमीटर दूर एक इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर, यहां से चलते हैं 10 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर, तो ये रहा दक्षिण और ये रहा उत्तर। दक्षिण से उत्तर की ओर 2 मीटर पर सेकेंड की चाल से, तो v बराबर कितना दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से प्रक्षेपित किया गया इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो इस पर जो लगने वाला फोर्स है वो निकालना है, साथ में इसका डायरेक्शन भी बताना है। तो हम बताएं इसको नीचे लिख देते हैं यार ताकि गड़बड़ ना हो। वेक्टर एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, तो हम सभी जानते हैं कोई, देखो पहले तो आप ये जान लीजिए, अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब उसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो जाता है और उस वो फील्ड को ओर्स्टेड ने कहा था कि वो मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो चुका है। उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है तो वो तो बात की बात, क्योंकि वो पूछा ही नहीं है, पर हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो डायरेक्शन बोलो, हमें इलेक्ट्रॉन क्योंकि दक्षिण से उत्तर इस तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि हमें मैग्नेटिक फील्ड इधर बताना है। तो अगर करंट ऊपर होता तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होता, करंट नीचे, इसका वाला मैग्नेटिक फील्ड बाहर। जिसे उंगलियां घूमती उधर ही तो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका वाला ऐसे बाहर की तरफ। कैसे है, बाहर की तरफ। यानी इस वाले साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डॉट डॉट है। डॉट डॉट का मेरे ख्याल से मतलब आपको अभी भी पीछे बताया था हमने, डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड बाहर, कोई दिक्कत तो नहीं। और इस मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को आप लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं। और लॉरेंज बल के लिए जो फार्मूला होता है यार वो होता है QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। तो ध्यान से देखेंगे तो थीटा कितना है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। चलो मार्कर हमारे पास है, इससे दिखा देते हैं। तो मान लेते हैं ये रेड वाले कैप में लगा ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा, तो इसलिए ये वाला आंसर बाहर है। ध्यान से देखो तो यार इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, यहां से देख लीजिए, यहां से ये वाला रहा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का जो कि बाहर की तरफ इंगित हो रहा है, और ये रहा ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है अपना। इसका मतलब इसके और इसके बीच का थीटा कितना है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा प्रॉपर एकदम 90 डिग्री। कितने डिग्री, 90 डिग्री। इसका मतलब न्यूमेरिकल में जो थीटा का वैल्यू है वो 90 डिग्री है। कितने डिग्री है, 90 डिग्री है ना। तो चलो इसे मार्क कर लेते हैं यार। इसका मतलब ये हुआ, मैं लिख देते हैं, चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री, इसका मतलब जो फोर्स का आंसर आएगा वो ये आ जाएगा QVB। कोई दिक्कत की बात तो नहीं, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन है कि इसका वेक्टर किधर लिखेंगे, तो वेक्टर लिखने के लिए बताओ क्या करें। फोर्स निकालने के लिए फ्लेमिंग के बाहर का भी नियम है और राइट हैंड रूल नंबर 2 भी हमारे पास है। तो रूल नंबर 2 बहुत आसान होता है लगाना, इसको लगा देते हैं। तो ध्यान से आपको बता देते हैं, अंगूठे को रखते हैं धारा की दिशा में, अंगुलियां उधर रखी जाती है जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। देन ये वाला सरफेस फोर्स के डायरेक्शन को दिखाता है। तो इसमें करंट तो है नहीं, पर आप इतना तो फिजिक्स में जान ही गए होगे कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की उल्टी दिशा में करंट होता है। इसका मतलब करंट नीचे है,
ये मत सोचना कि हमें ये वाला करंट लेना है, हमें इस करंट से कोई लेना देना नहीं है। इस करंट से तो केवल हम ये पता करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है। समझ में आ गया ना? हाँ, वो अलग बात है कि इसमें भी करंट नीचे, इसमें भी करंट नीचे है, पर ऐसा हर बार ठीक नहीं होगा। इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि करंट हमें इसकी वजह से नहीं लेना है, करंट उस पार्टिकल की वजह से लिखा जाता है जिससे कि जो चल रहा है ना। तो इसमें करंट कहाँ है? नीचे। तो ध्यान से देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट नीचे, फोर्स उधर। क्लियर हो गया ना? ठीक। इसका मतलब फोर्स, इस वाले पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा बाबू वो ऐसे लगेगा, कुछ ऐसे। मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन ये है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं तार की ओर। इधर लग रहा है तार की ओर। यही नहीं कि आप राइट हैंड रूल से ही लगाएं, आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भी लगा सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, FBI फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट नीचे। तो क्या अंगूठा मेरी तरफ, अंगूठा मेरी तरफ मतलब फोर्स इधर। यहां तक कहानी आई, बहुत बढ़िया। ठीक, अब आगे है इसको बनाने का काम। तो B की वैल्यू में नहीं पता, पर B वायर है ना, तो वायर की वजह से लिखेंगे। तो QV, B की वैल्यू बोलो क्या होती है? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। ये आपका कंप्लीट फार्मूला बन गया। इसको लाइए और वैल्यू रखिए, काम खत्म कीजिए। तो Q का मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको दिख रही होगी 1.6 × 10⁻⁻⁹ 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू वेलोसिटी कितनी है? तो 2 है, इंटू म्यू नॉट की वैल्यू रख देते हैं 4 पाई R। आई की वैल्यू बोलो कितनी है? 10 बटे बोलो 2 पाई इंटू आर की वैल्यू ये है 10 गुणे 10⁻⁻2। जो कट रहा है काट दीजिएगा। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और कुछ हटेगा? 10 से 10 कैंसिल, है ना, कुछ बचा ही नहीं। 16 गुणे 4 तो आ जाएगा 64। एक अंक के बाद दशमलव तो लगा दीजिए, गुणे नीचे घात -2 ऊपर जाएगी, प्लस की 2 हो जाएगी, तो प्लस की 2 -19 माइनस का 17, ये आ गया टेस्ला। ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत की बात तो नहीं? सॉरी, टेस्ला नहीं, हम फोर्स लिख रहे हैं, न्यूटन। समझ में आ गया ना? डायरेक्शन किधर है वो हमने लिख दिया, तार की तरफ। ठीक, आगे बढ़ते हैं यार। सॉरी, कहीं गड़बड़ करा गया यार, छूटा है अभी। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 छूट गया है, क्योंकि बुक में उत्तर घात चेंज आ रही है। तो 17 में 7 और जोड़ दीजिए, 24। अब ठीक है, आगे बढ़े, क्योंकि बुक का उत्तर में घात 24 आ रही थी, वो मुझे छूट गई थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 पाई इंटू 10⁻⁷ नहीं लिखा था, जो कि 4 पाई की वैल्यू होती है। ठीक, नेक्स्ट सवाल कह रहा है, सवाल नंबर अगला जबरदस्त है। कह रहा है संलग्न चित्र में दो बहुत बड़े और सीधे समांतर तारों ए व बी के बीच की दूरी 0.10 मीटर है। तो दो तार हैं, करंट सेम है, वैल्यू है 5 और 15, 5 एम्पियर 15 एम्पियर। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 0.10। गुड। अब क्या कह रहा है? ए में 5 एम्पियर धारा है, बी में 15 एम्पियर, जो कि आपको दिख रही होगी। आपको निकालना है बिंदु P तथा Q। P और Q कहां पर है, ये चीज आपको डिनोट कर देते हैं। तो ये रहा पॉइंट P और ये रहा पॉइंट Q, और ये वाली आपको वैल्यू बता देते हैं। ये वाली वैल्यू सवाल में दे रखी 0.05। ठीक है ना? पॉइंट P और पॉइंट Q पर चुंबकीय क्षेत्र के मान और दिशा की गणना कीजिए। यानी वेक्टर BP निकालना है, वेक्टर BQ निकालना है। वेक्टर BP एंड आल्सो वेक्टर BQ, है ना? ठीक, वेक्टर BP और वेक्टर BQ, बहुत बढ़िया। क्या करें आप इसके लिए? डायरेक्शन वायर दे रखा, पॉइंट दे रखा है, इसकी वजह से आंसर बोलो अंदर, इसकी वजह से बोलो बाहर, क्योंकि हम यहाँ पर करंट ऊपर रखेंगे ऐसे, तो पॉइंट ऐसे आ जाएगा। जबकि इसके लिए बात करें, इस वाले वायर के लिए, तो ऐसे आ जाएगा अंदर, इसकी वजह से अंदर, इसकी वजह से बाहर। दोनों की वजह से दूरियां सेम है, पर दोनों की करंट अलग अलग है, तो जिसका करंट ज्यादा उसी का आंसर ज्यादा। तो बताओ फिर क्या लिखें?
वेक्टर बीपी इक्वलेंट वेक्टर बीबी माइनस वेक्टर बीए। ये सवाल खत्म। बीबी का मतलब सेकेंड वायर, ए का मतलब फर्स्ट वायर, है ना। तो फार्मूला आपको याद होगा दो वायर के लिए, एफ अपान एल बराबर म्यू नॉट, या मतलब इसको ऐसे ना लगाइए, आप सीधा सीधा लगा सकते हैं क्योंकि लंबाई दे नहीं रखी है ना, तो सीधा वायर से लगा दीजिएगा। इसके लिए बताओ फार्मूला क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर, है ना। आई लिखना ठीक है कि आई बी लिखना ठीक है, तो आप कहेंगे आई बी लिखना ठीक है, माइनस म्यू नॉट आई ए अपान 2 पाई आर। बस इतनी कहानी है। तो ध्यान दो पूरा पूरा टर्म कॉमन है। क्या क्या कॉमन है, म्यू नॉट अपान 2 पाई आर दोनों से कॉमन है, अंदर बच जाएगा आई बी माइनस आई ए। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि 2 पाई ये तो कांस्टेंट ही बचा, आर दोनों से तो सेम है, क्योंकि टोटल दूरी 0.10 है। तो अगर हम इधर से आधी दूरी लेंगे तो 0.5 आएगी, सॉरी 0.05, उधर से लेंगे तो 0.05, है ना। तो बोलेंगे ध्यान से, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7, 2 पाई इंटू आर की वैल्यू बोलो कितनी है, 0.05। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें वायर से दूरी लिखनी है। वायर से जब पी की दूरी लिखेंगे तो आधी हो जाएगी, 15 माइनस 5, ये आंसर अंदर बचेगा 10, है ना। तो पाई से पाई गया, 2 से 4 गया, तो नीचे 10 बच जाएगा। तो 10 नोट आए, ऊपर क्या बढ़ा लिए 2 जीरो, और 5 की गुणा इस पूरे नंबर पे कर दिए तो आंसर आ गया 2। करा कैसे हमने वो समझ गए होंगे आप। 15 से 5 घटा 10 आया, अगले स्टेप में कर लेना, और 10 पर 5 की भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 to 4 हो जाएगा, 4 गुणे 10 की पावर माइनस 5 आ जाएगा। ये आ गया टेस्ला, ठीक है ना। और जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बाहर की ओर। हमें हालांकि ऊपर लिख देना चाहिए था, जिस वेक्टर से घटाते हैं वही आंसर लिखते हैं, तो हमने घटाया इस वाले वेक्टर से बाहर की ओर, ठीक। आगे बढ़े, अब क्यों पर भी निकालना है। अब हम लिखने वाले हैं वेक्टर बी क्यू। बी क्यू के लिए ध्यान से देखेंगे, पॉइंट उधर करंट ऊपर, आंसर अंदर, इसकी वजह से भी आंसर अंदर। इस बार जो आएगा वो वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर बी बी, आंसर बोलो अंदर की ओर। पॉइंट क्यू पर आंसर कहां है, अंदर की ओर, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या लिखें बोलो, म्यू नॉट, हम सीधा सीधा इस बार कर रहे हैं, 2 पाई आर कॉमन नहीं है इस बार, है ना, क्योंकि इस वाले वायर से दूरी है 0.15, जबकि इस वाले से दूरी 0.05। तो यहां पे बोलो क्या लिखें, आई ए अपान 0.15 प्लस आई बी अपान 0.05। ये सवाल बन गया। सीधा वैल्यू पुट करें, 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 बटे बोलो 2 पाई, अंदर बोलेंगे 5 बटे 0.15 प्लस 15 बटे 0.05। ये वाली वैल्यू आ गई। पाई से पाई गया, 2 से 4 गया, अंदर क्या बचा, दशमलव से ऊपर 2 जीरो यहां आ गए, 2 जीरो यहां आ गए, ठीक है ना। अब काट दीजिएगा अपना, 5 से काट देते तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 300, यहां कुछ नहीं बचेगा। 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7, अंदर बचेगा 10 बटे 3 और प्लस 300। गुड, तो ये हो जाएगा 900, है ना। तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 इंटू 910 बटे में 3, ये आपका आंसर है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर और भी तरीके थे अपने पास करने के, हम यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते थे, है ना। एलसीएम लेकर कर लेते, मेरे ख्याल से आसान हो जाता है। गलती कर दी हमने, 15 एलसीएम ले लीजिए, ये 45 हो जाएगा, अरे उड़ा दो यार, एलसीएम करके कर लेना, ठीक।
आप मुझसे मत करवाइए। अगला सवाल एक और करते हैं, फिर क्लास को छोड़ते हैं। फिर इसका पार्ट 2 भी लाएंगे, ठीक है ना। आज हमने फार्मूले लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, तो अगली क्लास में फार्मूले नहीं लिखने पड़ेंगे, तो हम ज्यादा न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ठीक, आज मेरे ख्याल से समथिंग 8 या 9 न्यूमेरिकल हो पाएंगे। अगला सवाल कह रहा है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में 4 एम्पियर का करंट है। देखो हम एक भी सवाल वो नहीं छोड़ेंगे जो बोर्ड में पूछा जा चुका है, और कई सारे सवाल ऐसे भी लेंगे जो बोर्ड में अब तक नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें 4 एम्पियर का करंट है और इसका जो रेडियस दे रखा है वृत्ताकार लूप का वो 20 सेंटीमीटर है। लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। लूप के केंद्र पर निकालना है, तो मुझे BC समझो फाइंड करना है। तो BC बराबर बताओ क्या लिखें, तो BC बराबर μ0I/2R है ना। लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यही होता है। तो 4 इंटू 3.14 इंटू 20 बड़े 10 की पावर माइनस, सॉरी करंट लेनी, इंटू 4 बटे बोलो 2 इंटू 20 बड़े 10 की पावर माइनस 2। अब ठीक है ना। ये गया और ये गया, ठीक। दशमलव से नीचे कितने जीरो आ गए, 2, तो ऊपर बचा 4, 4 की गुणा ये 4 चक्कू 16, 4 का नाम 4 1 5 और 4 3 12 इंटू -2, जबकि नीचे देखो तो प्लस का 1 बचा, प्लस का 1 ऊपर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा 125। सॉरी यार, घात हर बार छूट जाती है। 4 पाई इंटू 10⁻⁷ ये μ0 की वैल्यू है, ठीक है ना। तो 1256, नीचे बचेगी 1 घात, ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी, है ना। -1 हो जाएगी तो मतलब माइनस का 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर है, किताब वालों ने लिख रखा है। हाँ ठीक है, 1.256 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही न्यूमेरिकल, क्योंकि क्लास समथिंग 1 घंटे हो चुकी है, तो ज्यादा नहीं, 1 ही घंटे बहुत है। 1 घंटे में जितने घसीट पाएंगे उतने घसीट देंगे, टेंशन ना लीजिएगा आप, है ना। अगली क्लास में मेरे ख्याल से इससे ज्यादा न्यूमेरिकल आ जाएंगे, क्योंकि आज हमने कम से कम 10 या 12 मिनट तो फार्मूले लिखने में टाइम गंवा दिया था, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दिया करें यार, क्या दिक्कत है आपको, कुछ घाटा तो है नहीं, है ना। हम अगर आपके लिए इतनी मेहनत करें तो आप क्या थोड़ा सा अपना डेटा और अपने टाइम को नहीं दे सकते हमें, बिल्कुल दे दीजिए यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।